अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में सुमेरा हमीद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल यारम। होपफुली आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। मेरे नए व्यूअर्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, नीचे बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलें स्टार्ट करते हैं नोवेल का बकिया हिस्सा। शार्लेट अपने नमूने को लेकर आई थी और क्या नमूना लाई थी कि नशिस्तगाह में बैठी एन ओन तक नजरें चुराकर जॉर्डन को देख रही थी, जो खुद लड़का सी बनी घूमा करती थी और जिसे लड़का नामी मखलूक से इतनी ही दिलचस्पी थी कि बस ये भी एक मखलूक है। साधना खास इमराहा को उसके कमरे से निकाल कर लाई थी। मैंने अब तक की जिंदगी में इतना खूबसूरत इंसान नहीं देखा। साधना ने जॉर्डन की तरफ उंगली से इशारा करते हुए आह की सूरत कहा। इमराहा नशिस्तगाह से जरा दूर खड़ी जामत सी हो गई। मैंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में उसके करीब करीब का भी नहीं देखा। साधना ने इमराहा के बाजू पर चुटकी भरी। हम इसे नजर लगा देंगे, नजर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। जाने किस दिल से ख्वाहिश की थी मामा मेहर ने कि शार्लेट हॉलीवुड का हीरो ही उठा लाई थी। चांद एक फिल्मों में छोटे बड़े किरदार अदा कर चुका था, बड़े भी कर ही लेगा और सुपरस्टार भी बन ही जाएगा। मामा मेहर को समझ नहीं आ रही थी कि इस गुड्डे को किस शोकेस में सजाकर इस शोकेस का दुनिया के सामने इफ्तिताह करें या एक बड़ी सी नुमाइश रख लें कि देखो मेरा दामाद है किसी के पास ऐसा। तुम्हें कहाँ मिला शार्लेट? मामा मेहर ने सरगोशी की। एन ओन ने कान खास उनके करीब कर लिए। उफ, ये सच उसे भी मालूम करना था कि उसे चुन्नी मुन्नी हाथ लगाए कहीं टूट ही ना जाए। जैसे गुड्डे कहाँ पाए जाते हैं। मामा मेहर को समझ नहीं आ रही थी कि इस गुड्डे को किस शोकेस में सजाकर शोकेस का दुनिया के सामने इफ्तिताह करें। हारोल्ड यूनिसेफ मामा, जॉर्डन एक शॉर्ट कोर्स के लिए आया था, कोर्स किया और चला गया। फिर कुछ महीने बाद आया और मुझे ये अंगूठी पहना दी। उसने अंगूठी वाला हाथ आगे किया। अगर नशिस्तगाह की सब लाइट्स बुझा दी जाती तो अंगूठी में जड़ा हीरा बताता कि उसकी कीमत क्या है। वो इतनी रोशनियों में भी अपनी रोशनी बखेर रहा था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि उसने तुम्हें पसंद कर लिया है। शार्लेट का मुंह उतर गया। वो बिलाशुबा खूबसूरत थी लेकिन जॉर्डन जितनी बहरहाल नहीं। लेकिन माओ को तो सिर्फ अपने ही बच्चे प्यारे लगते हैं ना। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं शार्लेट। मामा मेहर ने बच्चों की तरह दोनों हाथ थोड़ी थले टिकाए। इमराहा ने हंसी की ज्यादती की वजह से मुंह फेर लिया। अलबत्ता साधना को नशिस्तगाह से जाना पड़ा। क्या अंदाज था मामा मेहर का। फिल्मी सितारे आएंगे? बोलो, मुझे शादी के इंतजामात करने हैं। एंजेलिना जोली, ब्रैड पिट के आने के कितने फीसद इम्कानात हैं? सिर्फ खानदान के लोग होंगे या करीबी दोस्त? और मीडिया आएगा? शार्लेट की गुलाबी रंगत पीली सी पड़ गई। उसने आंखें घुमाकर जॉर्डन की तरफ देखा कि वो उनकी तरफ मुतवज्जा तो नहीं। बिल्कुल नहीं मामा, जॉर्डन को ये सब नहीं पसंद, लेकिन मुझे पसंद है शार्लेट। तुम जानती हो मेरी कितनी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा हॉलीवुड स्टार बने। लेकिन कितने बुरे हो तुम सब। सवाए आलियान के कोई ऑडिशन देने नहीं गया और मेरी किस्मत देखो, वो ऑडिशन में नाकाम हो गया। वैसे वो हर जगह टॉप करता है। शार्लेट मेरी मानो तो बिल्ली, अब तुम मुझे बना बनाया हीरो मिल गया है। मुझे मत रोको। ठीक है मामा, चुपके से बुलवा लीजिएगा। शार्लेट ने कान के करीब होकर कहा। तुम जॉर्डन से यह भी कहना कि वो फिल्मी सितारों को शादी में जरूर बुलाए, खासकर ब्रैड पिट को। साधना वापस आकर बैठ चुकी थी और इस आखिरी बात पर फिर बाहर जाने को थी। आर्यन दिन ब दिन सेहतयाब हो रहा था। साधना तो चिड़िया की चूं चूं पर भी पेट पर हाथ रखकर हंसती थी। एनोन अलबत्ता जॉर्डन को देखने में मसरूफ थी। क्या आप चाहती हैं मैं यहाँ से उठ जाऊं? जॉर्डन ने बांसुरी सी मीठी लय में बहुत मुहज्जिब अंदाज से एनओन से पूछा। एनओन ने घबराकर ना में सर हिलाया। ब्राय मेहरबानी अपनी नजरें मुझ पर उठा ले या खुद को। शुक्रिया। एनओन खामोशी से उसकी शक्ल देखने लगी। यानी उसने जॉर्डन के लब तो हिलते देखे थे पर आवाज उसके कानों के पर्दों से अंदर नहीं उतर सकी थी। साधना को मुंह पर हाथ रखकर फिर से बाहर जाना पड़ा और यूं बहार की अव्वलीन दुल्हन शार्लेट और बहार का गुड्डा जॉर्डन मामा मेहर से शादी की इजाजत ले गए। रात भर शार्लेट की चमकती हुई आंखें इमराहा की आंखों में अंधेरा करती रहीं।
नहीं। शार्लेट का भी कोई खानदान नहीं था। उसकी जात पर एक नहीं कई सवालिया निशान थे, लेकिन जॉर्डन उसे ब्याह कर ले जा रहा था। शार्लेट ने बताया था कि जॉर्डन का खानदान काफी बड़ा है और वो शार्लेट को लेकर बिल्कुल खुश नहीं है और उन्होंने साफ साफ अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर दिया है। लेकिन जॉर्डन ने उनकी नापसंदीदगी की परवाह नहीं की और उन्हें अपने फैसले से आगाह कर दिया है। तो ये होती है मोहब्बत, बिना किसी सवालों जवाब के। ठीक है, मोहब्बत का अंधा होना जरूरी नहीं, लेकिन मोहब्बत का ही इतना नाबीना होना भी ठीक नहीं कि पहले सवाल नामे को भरो फिर आगे भरो, जमा तफरीक करो, हासिल जमा निकालो, फिर इकरार इनकार करो और ये भूल जाओ कि मोहब्बत ही तो सबसे पहले जातो नस्ल का फर्क मटाती है। अर्शो फर्श का, तख्तो खाक का, कम ओ ज्यादा का, मोहब्बत ही तो सब बराबर कर देती है। जुज से कुल होती है और कुल ही रह जाती है। अगर ऐसा ना करें तो वो मोहब्बत नहीं रहती। सवालों जवाब निकालते वो रात गुजर गई। अगली रात वीरा उसे साइकिल पर बिठा कर ले गई। वो उसे ऑक्सफोर्ड रोड की तरफ ले जा रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? यूनी। वीरा खड़ी होकर साइकिल चला रही थी। इस वक्त आधी रात को इमराहा मजबूती से साइकिल थामे रही। वो बस गिर जाने को ही थी। इतनी बार वीरा के रोलर कोस्टर पर बैठ जाने के बावजूद वो हर बार उसे यही लगता कि ये उसका आखिरी सफर है और अगला सफर आखिरत की तरफ होगा। हाँ, जरूरी है। वीरा ने और तेजी से साइकिल चलाई। ऑक्सफोर्ड रोड पर उसकी साइकिल रुकी तो वो हैरान रह गई। वहां कम से कम 15 स्टूडेंट्स और मौजूद थे। वीरा ने हैंडीकैम इमराहा के हाथ में पकड़ाया। मुझे ठीक से शूट करना। क्या करने जा रही हो तुम? इमराहा का ख्याल था रोड पर वो सब दौड़ लगाएंगे। देख लेना। वीरा ने हाथ को रगड़ा। खुद को गर्म करने के लिए उन सब ने पहले दौड़ लगाई, फिर ओल्ड कैंपस के मेहराब के अंदर हो गए ताकि रोड पर लगे कैमरे उन्हें शूट ना कर सकें। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट हैं और पुलिस आने की सूरत में कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा। एक लड़के ने, जिसने ऊंची उठान वाली टोपी पहन रखी थी, हाथ में पकड़े धाती प्लेट को चम्मच से बजा कर कहा। इमराहा ने पुलिस के नाम पर खौफ से वीरा को देखा। वीरा, यहाँ क्या होने जा रहा है? तुम्हारा खून, फिर हम तुम्हें यहाँ दफन कर देंगे, वीरा ने सफाकी से कहा। टन 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 धाती प्लेट पर चम्मच बजा और उन बेचारों के पास 10 मिनट थे ना। जुबान के नीचे उंगलियां रखकर सीटी बजाई और मेहराब के सामने पोजीशन लिए खड़े कमांडोज यूनिवर्सिटी आर्क पर टूट पड़े उसे सर करने के लिए। इमराहा को नहीं मालूम था कि यूनी को सर करने का एक तरीका ये भी है। उसे गुमान सा हुआ जरा दूर एक कैमरा छुपा हुआ है जिसके पीछे जेम्स कैमरून खड़ा अपनी नई आने वाली फिल्म के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा है। इमराहा ने सर को झटका सा दिया। क्या वो पागल खाने से भागे पागलों के दरमियान थी? नहीं, वो मैनचेस्टर यूनी के उन स्टूडेंट्स के करतब देख रही थी जिन्होंने खुफिया सोसाइटी बना रखी थी, जिनमें शामिल एक्समैन, स्पाइडरमैन और जंपर बनने के मौका तलाश रहते थे। यानी वो अफवाह दुरुस्त थी कि चंद स्टूडेंट्स ने सॉफ्ट ऊंची आमने सामने की 2 इमारतों की छतों पर रस्सा तान कर उन पर चहलकदमी की। वो चहलकदमी करने वाले कौन होंगे? उन्हीं में से कोई ना कोई, उन 4 लड़कियों और 10 लड़कों में से कोई। वीरा 6 फुटी छिपकली आर्क पे ये जा वो जा, जैसे ये उसका खानदानी पेशा हो। दीवारों पे रेंगना, चढ़ना, चढ़ाना, बस सब सर कर लेना। जैसा कि इमराहा सोच रही थी कि वो अब गिरेगी तब, तो उनमें से कोई एक भी नहीं गिरा था। अलबत्ता उनके वो गुब्बारे जो उन्होंने मुंह में ले रखे थे और जिनमें पानी भरा, वो फटते गए, वो खेल से बाहर होते गए और आर्क से कूदते गए। जैसे पहाड़ पर दरख्त पर चढ़ाई की जाती है, ऐसे ही वो ऊपर से ऊपर जा रहे थे। असल कोहिपीमा और बनमांस भी उनके साथ आकर मुकाबला करते तो हार जाते। ये हकीकत है। आंखों देखी 14 मैन से 6 उसे अपने घबारों समेत यूनी आर्क तक पहुंचने में कामयाब हो गए। उन 6 ने अपने पानी भरे गुब्बारे फिजा में फोड़कर अपनी फतह का ऐलान किया। उन 6 में से कारल और वीरा भी शामिल थे। ये हकीकत है। आंखों देखा
14 में से 6 अपने गुब्बारों समेत यूनी आर्क तक पहुंचने में कामयाब हो गए। उन 6 ने अपने पानी भरे गुब्बारे फिजा में फोड़कर अपनी फतह का ऐलान किया। उन 6 में कार्ल और वीरा भी शामिल थे। विनर हजरात मुस्कुराते हुए नीचे कूद गए। ये खेल का पहला राउंड था और दूसरा अभी बाकी था। अब उन्होंने पहले से ज्यादा बड़े और वजनी गुब्बारे मुंह में ले लिए। 1 2 3 का इशारा किया गया, सीटी बजाई गई और लंगूर हजरात मुस्तकबिल के एक्शन हीरो हीरोइंस फिर से आर्क पर टूट पड़े। वीरा कमांडो बच्चे ने जंगली गोरीले की फुर्ती से कोने में फिट पत्ते को झपटा कि इमराहा ने पलकें भी नहीं झपकी थी कि ये जा वो जा। इधर उधर हाथ पांव फंसाती वीरा तेजी से ऊपर चढ़ रही थी। एक तो चढ़ाई, ऊपर से पानी भरे गुब्बारे, आसान काम नहीं करते थे वो। एक एक करके 4 के गुब्बारे फटे और वो नीचे कूद गए। रह गए कार्ल और वीरा। अब कार्ल को हारना मौत लग रहा था और वीरा को हार मारने ला। वीरा एक रुख से, कार्ल मुखालिफ रुख से मेहराब की चोटी की तरफ भाग रहे थे। मौत और जिंदगी की जंग थी। दोनों कमोबेश एक ही वक्त में उस सफेद झंडे पर झपटे जो उन्होंने पहले ही वहां लगा दिया था। झंडा वीरा और कार्ल के हाथ में बैक वक्त आया। कार्ल ने जोर से धक्का दिया। वीरा गिरते गिरते बची। वीरा ने उससे ज्यादा जोरदार झटका दिया लेकिन कार्ल हिला तक नहीं और जोर जोर से दांत निकालने लगा। वीरा ने गुब्बारा ऊपर ही फोड़ दिया लेकिन कार्ल ने गुब्बारा इमराहा के सर पर फोड़ना चाहा लेकिन इमराहा पीछे हट गई। ख्याली जेम्स कैमरोन ने ताली बजाई और अंगूठे का इशारा देकर कैमरा बंद कर दिया। दोनों में से असल विनर कौन है और किसके हाथ में पहले झंडा आया, इसके लिए जो दूसरे खिलाड़ी खड़े देख रहे थे उनसे वोटिंग कराई गई, जिसके रिजल्ट में कार्ल 10 वोट लेकर जीत गया। ये सब तुम्हारे चमचे हैं, इसलिए फैसला तुम्हारे हक में आया। वीरा भड़क उठी। वो कार्ल को समझती ही क्या थी, नितनई शरारतों का चूहा दान चूहा ही। चलो मेरे दोस्त इस काबिल तो हैं कि ऐसे कार आमद चमचे बन सकें। तुम्हारी जंग आलूद चमची तो इस काबिल भी नहीं है। सीढ़ी लगाकर भी दी ना तो ये 2 फुट ऊपर चढ़ने से पहले ही चीख चीख कर सारे मैनचेस्टर को उठा देगी। मिस रशिया अपनी चमची बदलो। कार्ल ने उंगली उठाकर इमराहा की तरफ करके जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। सब ही हंसने लगे। इमराहा का खून खोल उठा और उसका जी चाहा कि कार्ल का मुंह यूं तोड़ डाले कि उसे 20-30 सेकंड के अंदर आर्क की चोटी को हाथ लगाकर दिखा दे और गुब्बारे को पत्थरों से भरकर उसके सर पर फोड़ दे। ओह, ऐसे सपने ही देखे जा सकते हैं। तस्वीर टांगने के लिए स्टूल पर खड़ी हो जाती तो दादा से स्टूल पकड़वाती कि कहीं स्टूल हिलकर उसे गिरा ना दे। अब जो स्टूल पर ऐसे खड़ा होगा उस पर ऐसे जैकी चैन वाले सपने देखना तो बनता तो नहीं। एक जोरदार सीटी गूंजी और खुफिया सोसाइटी के अरकान में खुलबुली मची। जल्दी जल्दी से वो एक एक साइकिल पर 2-2, 3-3 बैठे और ये जा वो जा। सीटी रात को गश्त करने वाली यूनी पुलिस की आमद का ऐलान देने के लिए ही खुफिया सोसाइटी के ही एक रुकन ने बजाई थी जो इसी काम पर मामूर था। इमराहा समझी पुलिस आ गई। हाय मेरी यूनी गई। इमराहा चलाई। वीरा ने उसे खींचकर साइकिल पर बैठाया। अब हम यूनी से निकाल दिए जाएंगे ना। इमराहा ने दांत पर दांत जमाए। अब हमें यूनी से निकाल दिया जाएगा ना। इमराहा ने दांत पर दांत जमाए। वीरा ने कहका लगाया, मैं पूरा बर्तानिया हिला दूंगी अगर किसी ने ऐसा किया तो। तुम तो हिला डालोगी, मैं क्या हिलाऊंगी। मेरी तो दादी ने इस दफा मेरे माथे पर लिखवा देना है, मनहूस मारी जहाँ जाती है बेड़ा गर्क करके आती है। वीरा का कहका बड़ा अजीम था। इमराहा के जहन में आने वाला ख्याल इससे भी ज्यादा अजीम था और उसने इस ख्याल को अमली जामा भी पहना दिया। हैंडी कैम से बनी वीडियो उसने मोहतरम डैन और इंतजामिया को मेल कर दी। डायरेक्ट से सीखी एडिटिंग से उसने वीरा को काट कर निकाल दिया और सिर्फ कार्ल को रहने दिया। उसका दिल चाहा कि दी टैब में भी भेज दे, लेकिन वेब पर यह वीडियो पोस्ट होते ही कार्ल यूनी में और ज़्यादा मशहूर हो जाता क्योंकि सारे स्टूडेंट्स बहरहाल कार्ल को ही पसंद करते हैं और इस तरह कार्ल के नाम का डंका यूनी में बजने लगता। वीडियो भेज दी गई। किताबों और जूतों वाला हिसाब बराबर हो गया। इमराहा रात को स्कूल सुकून से सोई।
इतने सुकून से कि 1 घंटे के अंदर ही चीख मारकर वो उठ बैठी। कारल उसके बिस्तर पर सांपों से भरा बॉक्स अंढेल रहा था। उफ, ये मैंने क्या कर दिया। इमराहा ने अपना पसीना साफ किया। काश डैन का ईडी हैक हो जाए, या डैन ही। इमराहा ने सोने की कोशिश की और अगली बार गला घुटने से उठकर बैठ गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। अब वो कैसे मारना पसंद करेगी, ये फैसला अब किसी और को करना था। आप जानते हैं कौन है वो? हाँ जी, वही। इमराहा बुत सी बन गई। अब ना पूछ सकी क्या वाकई ही? वीरा ने उसकी 12 बजे वाली शक्ल देखी और इमराहा ने उसकी मैं तुम्हें खा जाऊंगी वाली शक्ल पर गौर किया। दोनों के जबरों से यकदम फिर कहकों के कबूतर निकले। ये तुम दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है आजकल? सुबह नाश्ते की मेज पर लेडी महर पूछ रही थी। इमराहा ने ना में सिर्फ मुंह हिलाया, जबकि वीरा ने मुंह फैला लिया। लेडी महर ने एन की तरफ देखा। वो आजकल लेडी महर की खास बनी हुई थी और उसने चाबी की गुड़िया की तरह सब सुना दिया। सब। लेडी महर काफी देर वीरा को देखती रही। ये तो मुझे मालूम था कि तुम में बहुत कुछ खास है, लेकिन इतना ज्यादा खास मुझे अंदाजा नहीं था। और इमराहा, तुम्हें यहाँ आकर पड़ लग गए हैं, या फिर तुम अपने सामान में छुपा कर लाई थी जो तुमने यहाँ आकर लगा लिए? दोनों खी करने लगी। जमीन पर घूमो फिरो, जो मर्जी करो, कभी कानून ना तोड़ना। दुनिया में ऐसा कोई शौक नहीं जो उसूलों को तोड़कर पूरा किया जाए। हदों से बाहर बहरहाल नहीं निकलना चाहिए, खासकर एक स्टूडेंट को। वीरा ने घूर कर इमराहा और एन को देखा। हर तरफ से उसकी बहादुरी पर लान तान की जा रही है। मुझसे बच जाना तुम। वीरा ने जापानी में एन को धमकी दी। ये मुझे जान से मार देने की धमकी दे रही है आंटी, एन ने एक की 4 लगाकर बताई। इमराहा का मुंह खुल गया। यानी एन भी सामान में रख कर साथ लाई थी कुछ, या यूनी के बाग से तोड़े थे? वीरा ने घूर कर इमराहा और एन को देखा। हर तरफ से उसकी बहादुरी पर लान तान की जा रही है। मुझसे बच जाना तुम। वीरा ने जापानी में एन को धमकी दी। ये मुझे जान से मार देने की धमकी दे रही है आंटी, एन ने एक की 4 लगाकर बताई। इमराहा का मुंह खुल गया। यानी एन भी पर सामान में रख कर साथ लाई थी, या यूनी के बाग से तोड़े थे? आखिरी ख्याल पर इत्तेफाक किया जाता है। यूनी में कारल आया, उसे देखकर चला गया। फिर अगले दिन वो बस से उतरी ही थी कि वो उसके पास आया और हाथ सीने पर बांध लिए। इमराहा ने बस की खिड़की से देख लिया था। वो संजीदगी से यूनी की दीवार के साथ कमर टकाए आती जाती बसों की तरफ देख रहा था। यानी मिस इमराहा, यंग लेडी ऑफ पाकिस्तान का इंतजार किया जा रहा था। इमराहा ने साथ बैठे स्टूडेंट से पानी की बोतल लेकर घूंट का पानी पिया। बस ऐसे ही गला खुश्क सा हो रहा था उसका। जी तो चाहा कि अगले स्टॉप पर उतर जाए, पर वो डरती थोड़ी थी कारल से। क्या समझता है कारल उसे? सीने पर हाथ बांधे, हुड कैप से सर को ढांपे, वो उसे जिम के अंदाज से घूरने लगा। अब वो ना बोल रहा था, ना रास्ता छोड़ रहा था। वो कितनी भी तेजी से दाएं बाएं से होकर निकल जाना चाहती, उतनी ही फुर्ती से वो उसके आगे आ जाता। मेरा रास्ता छोड़ो, इमराहा ने चिल्लाकर कहना चाहा, लेकिन आवाज निकली ही नहीं। पानी कहाँ है? क्या मसला है तुम्हारा कारल? अब तक तुम मुझे पंच मारते रहे, एक मैंने मार दिया। मुझे तुम्हारा पंच अच्छा लगा। हमें अब दोस्ती कर लेनी चाहिए। मैं लंगूरों से दोस्ती नहीं करती, पर मुझे मेंढकियां पसंद है इमराहा। द डिजास्टर क्वीन, कारल द फतूर। ऑक्सफोर्ड रोड पर दोनों आमने सामने खड़े लड़ रहे थे। फतूर? हुड कैप को उसने सर को दाएं बाएं करके उतारा। उसे गुस्सा आ रहा था। हाँ, फतूर। करते रहो इसे अब गूगल। जरूरत नहीं, मुझे ये नाम पसंद आया है। तुम पर जज भी बहुत रहा है, बल्कि उसे अपने नाम पर रजिस्टर करवा लो। फिर मिलते हैं इमराहा। उसके क्रॉस बैग की ऊपरी जेब से झांकती एक अदद चॉकलेट को निकालकर वो चला गया, साथ हिंट दे गया। भार में जाए उसके हिंट। इमराहा यूनी आ गई और सारा दिन इस हद तक मोहतात रही कि क्लास में हादिल रहमान ने पेन मांगा तो वो शक से उसे देखने लगी। क्यों चाहिए तुम्हें मुझसे पेन? मेरा पेन काम नहीं कर रहा। वो बेचारा मिस्री घबरा गया। तुम किसी और से ले लो, मुझसे ही क्यों मांग रहे हो? तुम मेरे साथ की सीट पर बैठी हो ना, और इत्तेफाक से मुझे ये गलत फहमी रही थी कि तुम काफी खुश इखलाक हो और पेन नामी चीज रायतन मांग लेने पर ऐसे खूनख्वार नहीं हो जाती होगी। मेरे पास कोई पेन नहीं है।
3 पेन उसके बैग में रखे थे। पामीला ने उससे कहा, थोड़ी देर के लिए मेरी बुक्स और लैपटॉप को संभाल सकती हो? मुझे कंप्यूटर डिपार्टमेंट तक जाना है, सिर्फ 15 मिनट के लिए। मैं खुद भी वही जा रही हूँ, कहकर वो तेजी से आगे भाग गई। नहीं, वो साईं के पास जा रही थी। पूरा दिन वो नफ्सियाती मरीजा बनी रही। चंद दिन गुजरे तो वो इस वाक़े को भूलने लगी। उसे और भी बहुत काम थे, जैसे कि पाकिस्तानी स्टूडेंट सोसाइटी के साथ मिलकर इमराहा सोशल वर्क कर रही थी। मुकामी हॉस्पिटल के लिए उन्हें फंड्स इकट्ठे करने थे, बच्चों के बहरे और अंधेपन के इलाज के लिए। इमराहा शीजा से अच्छे खासे पॉइंट्स निकलवाने में कामयाब हो चुकी थी। साथ ही शीजा ने उसे अपने पुराने और बेकार बैग, जूते और कोट दिए थे, जो इमराहा ने अपने और आर्ट डिपार्टमेंट की लड़कियों को अच्छे दामों बेच दिए। वो आलियान के पास भी गई थी। हकीकत ये थी कि वो फिर से छुपकर उसको देख रही थी और वो एकदम से उसके सामने आ गया था। मैं फंड्स जमा कर रही हूँ। वो घबरा गई। बॉक्स आगे किया। सबूत। उसने चंद पॉइंट्स फंड बॉक्स में डाल दिए और जाने लगा। बच्चों के अंधे और बहरेपन का इलाज होना है। इलाज महंगा होता है, हमें ज्यादा पॉइंट्स चाहिए। उसकी पुश्त से घूमकर वो जल्दी से आगे आई और उसका रास्ता रोक लिया। उसे ज्यादा पॉइंट्स नहीं, उसका ज्यादा वक्त चाहिए था। उसने अपने क्रॉस बैग से सारी किताबें निकालकर हाथ में पकड़ ली और बैग के पैंदे में पड़े हुए सिक्कों को इकट्ठा किया और फंड्स बॉक्स में डाल दिए और फिर से जाने लगा। कितनी शर्म की बात है आलियान, तुमने कितना कम फंड दिया है। मेरे पास जितने थे मैंने सब इस बॉक्स में डाल दिए हैं, वो बेजारी से बोला। ये तो बहुत बुरी बात है, बल्कि करीब करीब बेइज्जती की। उसने कहते अपने बैग से जल्दी से 10 पॉइंट्स निकाले और बॉक्स में डाल दिए। ये 10 पॉइंट्स की ट्वीट मैंने तुम्हारी तरफ से बॉक्स में डाल दी है। अब तुम मुझे 10 पॉइंट्स वापस कर देना, ठीक है? कर देना याद से। इमराहा को अपनी बहादुरी पर हैरत हुई। आलियान खामोश उसे देख रहा था। जब चाहे वापस कर देना, मैं जल्दी का शोर नहीं मचाऊंगी, इमराहा कहकर पलट आई, जैसे वो उसे देख रहा था। उस पर तो इमराहा ने यूनी के बीच में बैठकर धारे मार कर रोना शुरू कर देना था, लेकिन इस बार कोई उसके सामने घुटनों के बल आकर नहीं बैठेगा। वो ये जानती थी, इस बार मगरिब और मशरिक का तालमेल ना होगा। इस बार उसे चुप ना करवाया जाएगा। ना जान ना पहचान, इस यूनी में कोई इमराहा नहीं, इस यूनी में कोई आलियान भी नहीं। कारण फौरन उसके पास आया और सिर्फ 2 पॉइंट्स बॉक्स में डाले। ये लो, आज से हम दोस्त हैं। चमकदार दांतों की नुमाइश की। ख्वामखा इमराहा ने फंड्स बॉक्स को खोलकर 2 पॉइंट्स निकाले। उसमें अपने बैग से 2 पॉइंट्स निकालकर शामिल किए और उसे वापस किए। ये लो, दोबारा ऐसी बात मत करना। उसकी आखिरी धमकी की वजह से वो नफ्सियाती मरीजा बन गई थी। अब ये दोस्ती की फरमाइश भी उसकी कड़ी होगी। कारल ने अपनी आंखें चुंधिया ली। ले, उसके पास इस शह की मात फिलहाल नहीं थी। जब वो ऐसे मुस्कुराता था तो मतलब इसका ये होता कि मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मैंने इंजॉय किया। वैसे वो यूनी का एक एक लम्हा ही इंजॉय कर रहा था। वो हर खेल का बादशाह था। उसके सर पर फतह का ताज सजता था। यूनी में वो स्टूडेंट यूनियन के सदर से ज्यादा मकबूल था और जाहिर है अपनी हरकतों की वजह से था। अब यूनी में मौजूद कंप्यूटर को एक स्टूडेंट इस्तेमाल करके उठता है तो फौरन उस पर कारल बैठ जाता है। अपने मोबाइल को इस कंप्यूटर से जोड़कर नन्ना मुन्ना सा लेकिन खतरनाक हैकिंग सॉफ्टवेयर आर्जी तौर पर इंस्टॉल करता है। इस कंप्यूटर पर इस्तेमाल हुए ताज़ा आईडी पासवर्ड्स को तोड़ता है और बस। नहीं, वो ब्लैकमेल नहीं करता, हरगिज नहीं। वो आईडी और पासवर्ड का गलत इस्तेमाल भी नहीं करता। बस वो थोड़ा बहुत डाटा, तस्वीरें, कुछ पैगामात, कुछ चैट मोबाइल में महफूज करता है और फिर उसे दी प्रिंट वर्क के किसी महंगे रेस्टोरेंट में लंच डिनर करवा दिया जाता है। सिनेमा की टिकट ले दी जाती है। खाने पीने की दूसरी अशिया उसकी वार्डरोब में भर दी जाती हैं और इसी वार्डरोब में चंद और नई शर्ट्स आ जाती हैं। नए शूज भी उसे अपनी एक नई कार इस्तेमाल के लिए दी जाती, जिन्हें वो दिनों में वापस ना करता जब तक मैनचेस्टर की एक सड़क की सैर ना कर लेता। बस यही सब छोटा बड़ा वो भी सब अपनी खुशी में करते हैं, वो मजबूर नहीं करता। स्टूडेंट्स के घरों में प्रैंक कॉल्स करना भी उसका मशगला है, लेकिन इस मशगले का इस्तेमाल वो
اس وقت کرتا جب وہ انسانوں سے بور ہو چکا ہوتا۔ وہ اسٹوڈنٹس کے بارے میں انتہائی سنجیدگی سے مختلف کہانیاں گھر کر ان کے گھر والوں کو سناتا اور اگلے دن وہ بیچارے حال میں بھاگے جاتے کہ آخر سلویو کیوں خودکشی کرنے جا رہی ہے، صرف سامنے کے 2 دانت ٹوٹ جانے پر خودکشی، اور شیشے رات کو اٹھ کر الو کی آوازیں کیوں نکالتا، وہ بھی کھڑکی سے آدھا دھر باہر نکال کر۔ کیا وہ الو کی طرح اڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے؟ او گوش! اور یہ کرسٹی کو نالیوں سے اتنی الرجک کیوں ہونے لگی ہے؟ کیا اس نے 3 بلیوں کا قتل کر دیا، انہیں اپنے بیڈ کے نیچے دفنا دیا، اور جس دن اسے قتل کرنے کے لیے کوئی بلی نہیں ملتی وہ بلی کی صورت والی اپنی ہال میٹ لڑکیوں پر حملہ کر دیتی ہے؟ ڈس ڈس! کرسٹی قاتلہ بننے جا رہی ہے۔ اور روفی وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ آخر وہ اپنی کیمسٹری کے پروفیسر کو دیکھتے ساتھ پھولوں کی طرح کیوں چلانے لگتا ہے، اور ہال کی آخری منزل کی چھت پر آدھی رات کو چڑھ کر وہ کیسے آوازیں نکالتا ہے؟ کیا اس کا کہنا ہے کہ مارلن منرو اس سے ملنے آتی ہے؟ او میرا روفی! وہ تو بہت لائق تھا۔ حال میں والدین اپنے پاگل دیوانے بیمار ذہن بچوں سے مل جاتے اور بچے سوچ کر پاگل ہو جاتے کہ آخر یہ کون ہے جو ان کے گھر راتوں کو فون کرتا ہے، اور والدین یہ سوچتے کہ بچے ان سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں، لیکن کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کارل تھی، اور کافی بڑی وجہ تھی۔ امراحہ کافی آگے جا چکی تھی۔ کارل سے مکالمے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کارل بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ ٹھیک ہے، نہیں کرنا دوستی کی بات، ویسے میں بہت اچھا انسان ہوں، مجھے تم جیسے انسانوں سے دور رہنا چاہیے۔ میں پاکستان کو بہت پسند کرتا ہوں، کاش وہ میرا ملک ہوتا، خاص کر لاہور پر تو میں فدا ہوں۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے تشویش ہو رہی ہے پاکستان کی قسمت کو لے کر، خاص کر لاہور کو لے کر۔ میں بزنس ٹائکون بن جاؤں گا تو پاکستان کو کافی بزنس دوں گا۔ اف، اتنے برے حالات کبھی نہیں آئیں گے میرے ملک پر، کیونکہ جتنے برے آنے تھے وہ تو تمہاری پیدائش سے آ چکے ہوں گے نا۔ پوری جان سے کہکا لگاتا وہ چلا گیا۔ امراحہ تو سناٹے میں ہی آ گئی۔ اسے بہت بری لگی اس کی آخری بات۔ حقیقت میں اب تک کی جانے والی ساری باتوں اور حرکتوں میں سب سے زیادہ بری بات وہ کون تھا اس کے ماضی کے بارے میں ایسی خطرناک بات کرنے والا؟ جس طرح کارل تھا اور وجوہات وہ کر گیا تھا، اور امراحہ کو یقین سا ہو گیا تھا کہ اس کی پیدائشی تاریخ جان چکا ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہو گیا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کا ماضی بھی جان چکا ہے۔ اب وہ یونی میں ان باتوں کا اشتہار لگاتا پھرے گا نا۔ وہ جان گیا کہ ڈین کو ویڈیو بھیجنے کا مارکا مارنے والی پاکستان میں کس حیثیت کی مالک رہی ہے۔ امراحہ نے اپنا فون، اپنا بیگ چیک کیا کہ ضرور اس نے ان میں کوئی چپ لگا دی ہوگی یا ویرا سے لگوا دی ہوگی۔ بعد میں ویرا جینلز لارنس طرز کی صورت پر بمشکل اسے معصومیت تاریک کر کے کہہ دے گی، مجھے کیا پتا تھا وہ تمہاری نحوست کے بارے میں جان جائے گا۔ وہ اور دادا اکثر ماضی کے بارے میں باتیں کرتے رہتے تھے۔ وہ اپنے فون کو MSC کرنے والے مارک کے پاس لے گئی۔ مارک، اسے چیک کرو، اس میں کوئی ایسا سسٹم تو فکس نہیں جس سے کوئی اور میری باتیں سن سکے؟ تم مذاق کر رہی ہو؟ فون اس نے ہاتھ میں لیا اور سیدھا ان باکس میں پہنچا، کیونکہ اب یہ ایک یونیورسل عادت بن چکی ہے۔ فون کسی کا بھی ہو سیدھا ان باکس میں ہوتا ہے۔ میرے پیغامات پڑھنا بند کرو، میں سنجیدہ ہوں۔ اس میں کوئی ایسی چپ لگی ہے نا کہ کوئی میری ساری گفتگو سنتا رہے؟ مارک سنجیدگی سے فون چیک کرتا رہا، پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، تمہارا شک ٹھیک ہے، اس میں ایک سسٹم فکس ہے۔ او، امراحہ کا گلابی سفید رنگ سیاہ پڑ گیا۔ تم اس بٹن کو دباؤ گی تو ساری یونیورسٹی دھماکے سے اڑ جائے گی، اور اس بٹن کو دباؤ گی تو پورا مینچسٹر غائب ہو جائے گا، اور اس تیسرے بٹن کو دبانے سے تم خود غائب ہو جاؤ گی، تم لوگوں کو نظر آنا بند ہو جاؤ گی۔ میرا خیال ہے تم اس تیسرے بٹن کا استعمال کرو۔ فون اس کے آگے کر کے وہ اسے ایک ایک بٹن کے بارے میں سنجیدگی سے بتانے لگا، بے حد سنجیدگی سے۔ پھر فلک شگاف کہکا لگایا، کیا تمہارے پیچھے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس لگی ہے امراحہ؟ ہنسنے سے فارغ ہو کر اس نے پوچھا۔ سب ایک سے بھر کر ایک تھے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس بہتر تھی کارل سے۔ اسے کارل ناپسند تھا، جبکہ وہ تو اتنا پیارا تھا، ہر فن مولا سا، سوچتا کرتا اور ہو جاتا۔ آخر کتنے ہیں دنیا میں ایسے لوگ؟ جب کبھی وہ دیوار کے ساتھ کمر ٹکائے، ایک ٹانگ کو کھڑا، دوسری ٹانگ کو ترچھا دیوار پر جمائے، دونوں ہاتھوں کو جیب میں رکھے کھڑا ہوتا تو اس کی آرتی اتارنے کو دل چاہتا۔ ایک تو اس لیے کہ وہ آس پاس والوں کو مجھے رک کر
पलट कर देखो, पर मजबूर कर देता। दूसरा इसलिए कि ये भोंचाल यहाँ खड़ा है, काश ता कयामत यहाँ ही खड़ा रहे, यही खड़े खड़े इसका मुजस्मा बन जाए, पर अब ये हरकत ना करे। माइकल एंजिलो इसका मुजस्मा बनाता तो उसे एक और जिंदगी खुदा से मुस्तार लेनी पड़ती। सिर्फ इतनी सी बात सोचने के लिए वो एक खूबसूरत इंसान का मुजस्मा बनाए या खूबसूरत शैतान का, या बस जिंदगी तमाम हो जाती उसकी। वो बेहद गोरा था, गुलाबी गोरा, नीली आंखें, पतली नाक, घनी भूहें, लंबी गर्दन और जरा सा लबूतरा चेहरा। कद वीरा से जरा कम, आलियान से जरा ज्यादा। कभी कभी मूंछें रख लेता तो ऐसे लगता जैसे किसी कदीम सल्तनत का जंगजू सुल्तान है जो शेरों को दाएं बाएं बिठाकर ताआम किया करता था और इन्हीं की तरह धारा करता था। हाँ, वो इतना खूबसूरत ज़रूर था कि अगर गाँव की मटियारें पानी के घड़े अपनी लचकीली कमर पर टकाएं, पगडंडी पर चलती कारल के पास से गुजरती तो ज़रूर कहती, वे तो किन्ना सोना है, कुछ खुदा दा खौफ कर, वे तो इन्ना सोना क्यों है। कारल मुस्कुरा देता है और शाने उचका देता है और मटियारों के सभी घड़े ढुस ढुस ढुस, हा हा हा। रात को इमराहा साधना के कमरे में आई। वो आलियान के लिए चंद तोहफे पैक कर रही थी। आलियान घर क्यों नहीं आता, इमराहा ने पूछ ही लिया। पहले वीकेंड पर आ जाता था, फिर उसकी मामा ने मना कर दिया। मना क्यों कर दिया? इमराहा साधना की मदद करने लगी। मैं नहीं जानती, रात गए कभी कभार आ जाता है। कब? मैंने उसे कभी आते नहीं देखा, एक दो बार से ज्यादा नहीं आया। रात गए आता है, कुछ देर ठहर कर चला जाता है। ज्यादा वो खिड़की के रास्ते आना पसंद करता है, इसीलिए लेडी महर के कमरे की खिड़की अंदर से बंद नहीं होती। इसी महीने उसकी सालगिरह आने वाली है, आएगा केक लेकर। इसी महीने? तुम्हें पक्का मालूम है इसी महीने ना? हाँ, साधना मुस्कुराने लगी। अच्छा, यानी फिर वो चुन्ना मुन्ना केक लेकर खिड़की के रास्ते आएगा। इमराहा यकदम खुश हो गई, लेकिन इस बार उसे बचा हुआ केक नहीं मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, हालात बुरे हो चुके थे तो अच्छे भी हो जाएंगे, आखिर एक दिन सब ठीक ही हो जाएगा। उम्मीद के पौधे को पानी देते रहना चाहिए और उसे इतना तनावर कर देना चाहिए कि मायूसी का जंगल दूर दूर तक उगने ना पाए। वैसे भी साईं कहता है इख्तिताम पर सब ना सही, लेकिन बहुत कुछ ठीक हो जाता है। इमराहा कहती है इख्तिताम पर सब बुरा होगा तो कुछ अच्छा भी तो होगा, बल्कि जरूर अच्छा ही होगा सब। और ये मेरा कहना है कि इख्तिताम को भूल जाएं। जिंदगी हर पल सिर्फ शौवात का नाम है, उसे तनदही से जारियो सारी रखें। अगले दिन यूनी में वो क्लास लेकर निकली ही थी कि दादी ने बहुत वक्त निकाल कर उसे शर्फ़े बातचीत बख्शा। वो भी उनकी पसंद के जवाब देती रही। नहीं, नाचने गाने वाली जगहों पर पी नहीं जाती, हाँ क्लब नहीं जाती। दादी हलाल गोश्त ही खाती हूँ। दादी सहूलत से मिल जाता है जी, वो लोग जाते हैं मुझे यूनी छोड़ने, फिर जॉब पर घर लेकर भी आते हैं। अकेली नहीं जाती दादी, बिल्कुल अकेली नहीं निकलती घर से। तुम पाकिस्तान आ रही हो? पाकिस्तान? उसका सांस अटकने लगा। तो असल बात ये थी, कब खत्म हो रही है तुम्हारी पढ़ाई? क्यों, क्या करना है? तुम्हारी शादी और क्या? क्या कह रही हैं दादी? उसने चलाकर पूछा। शादी दादी उससे ज्यादा चलाई। आप बोल क्यों नहीं रही दादी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। बोल तो रही हूँ, हमाद देखो इसकी तस्वीर तो आ रही है, उसे मेरी आवाज क्यों नहीं जा रही? हमारी आवाज आ रही है, मैं तुम्हें नजर आ रहा हूँ। दादी बोले ना, कहाँ गई? मेरा लेक्चर? हाँ अच्छा, मैं जा रही हूँ। वो स्काइप से लॉग ऑफ हो गई और लफ्ज़ शादी उसके कानों में साएं साएं करने लगा। तुम्हारा रंग पीला पड़ रहा है। इमराहा करीब से गुजरती जमीका ने राय जनी की। ये जो बोर्ड था, इमराहा की क्लास फेलो लोरेन की पुश्त पर जंजीर से झूल रहा था। रात उसकी बिल्ली का इंतकाल हो चुका था और आज वो सोग मना रही थी। उसने काली शर्ट और स्कर्ट पहन रखी थी और बाल ब्रश नहीं किए थे, मुंह भी नहीं धोया था और वो रो रो कर उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी और उसने रात से कुछ नहीं खाया, ये भी नजर आ रहा था। इमराहा उसके पास गई रही बिल्ली का अफसोस करने। जिंदगी में वो पहली बार वो किसी जानवर के मरने का अफसोस कर रही थी और काफी मुश्किल से हंसी रोक कर रही थी। कैसे मरी बेचारी बिल्ली? ऐसे ना कहो, वो बेचारी नहीं थी, बहुत बहादुर थी, प्रिंसेस। वो प्रिंसेस कैटी कैसे मर गई लोरेन? गम की शिद्दत से फिर लोरेन बेकाबू हो गई।
آنکھیں ٹشو میں چھپا لی اور ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ اس کی موت کے بارے میں نہ پوچھا جائے، اسے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ امراحہ آنکھیں پٹ پٹا کر اسے دیکھتی رہی، بلی کی یاد میں دونوں ہاتھ گود میں رکھ لیے۔ اب سچ یہ تھا کہ امراحہ کو دور کے عزیزوں کی وفات پر رونا نہیں آیا تھا۔ اب لورین کا ساتھ دینے کے لیے کیسے رو لیتی، اور لورین کی جان پر آخر کیا مصیبت ٹوٹ پڑی کہ ایک بلی کے لیے ایسے جان ہلکان کر رہی تھی۔ باقی سب سنجیدگی سے کیٹی پرنسس کا افسوس کر کے جاتے رہے، ایک امراحہ ہی اس بیچاری لورین کا دکھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ کچھ لوگ لورین جیسے حساس تھے کہ بلی کے لیے آنسو بہا رہے تھے، اور کچھ کارل جیسے انسانوں کو ہی 8 آنسو رلا رہے تھے۔